आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे आरआरबी ग्रुप डी के जीके के क्वेश्चंस। ये हम पढ़ेंगे आरआरबी ग्रुप डी का जीके मतलब कि शिफ्ट 3 का पेपर है। 16 सितंबर 2022 को ये पेपर हुआ था। आज इसमें मतलब कि इस पेपर में जो जो भी मतलब जीके के क्वेश्चन आए होंगे वो क्वेश्चन हम सारे आज पढ़ेंगे विथ सॉल्यूशन। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप बने रहें। अगर आपने थोड़ा भी वीडियो एक्सेप्ट मतलब कि स्किप किया तो आप ही का नुकसान होगा। कृपया करके हमारे चैनल में बने रहें। पहला क्वेश्चन है, एक बड़ा क्षेत्र सॉफ्ट एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास एक पेलोड ऑन बोर्ड ऑर्बिटर ने एक सौर फोटॉन घटना का पता लगाया जो जनवरी 2022 को अंतरिक्ष में मनुष्यों के विकिरण जोखिम को काफ़ी बढ़ा देता है। इसमें चार मतलब के ऑप्शन है, चंद्रयान 2, चंद्रयान 4A, चंद्रयान 3, चंद्रयान 1। इसमें से सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है चंद्रयान 2। इसका हम मतलब कि तीनों को और भी मतलब सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या है। इसे सही उत्तर है इसका चंद्रयान 2। चंद्रयान 1 की सफलता के बाद चंद्रयान 2 भारत का दूसरा चंद्र अभियान है। यह मिशन चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास की बेहतर समझ के लिए स्थलाकृतिक अनुसंधान और खनिज अध्ययन के लिए आयोजित किया गया था। चंद्रयान 2 मिशन को 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष से GSLV Mk3M1 द्वारा लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर चंद्र जल की स्थिति और प्रचुरता का पता लगाना था। चंद्रयान 2 की मुख्य विशेषताएं। चंद्रयान 2 ने इसरो द्वारा बताए गए चंद्रयान 1 के निष्कर्षों को बढ़ावा दिया। मिशन ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र को लक्षित किया जो पूरी तरह से अनदेखा था। मिशन ने इसकी संरचना में विविधताओं का अध्ययन करने और चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास का पता लगाने के लिए चंद्र सतह के व्यापक मानचित्रण पर ध्यान केंद्रित किया। ध्यान 2 को एक चुनौतीपूर्ण मिशन माना गया क्योंकि इससे पहले किसी भी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र का अन्वेषण नहीं किया गया था। चंद्रयान 2 के घटक यानी प्रक्षेपण यान S-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर है। ये L-110 द्रव अवस्था C-25 अपर स्टेज है। ये चंद्रयान 2 का मतलब घटक की प्रक्षेपण यान थे वो इसकी ऑप्शन है S-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर और L-110 द्रव अवस्था C-25 अपर स्टेज। चंद्रयान 2 मिशन में 3 मुख्य मॉड्यूल शामिल थे। कौन कौन से मॉड्यूल शामिल थे हम यहाँ पर देख सकते हैं। लूनर ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर, प्रज्ञान नाम का एक चंद्र रोवर। इन सभी भागों को भारत में विकसित किया गया था। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया कि प्रज्ञान नाम का एक चंद्र रोवर, इन सभी भागों को भारत में विकसित किया गया था। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया चंद्रयान 2 के दौरान। चंद्रयान 2 का महत्व, सभी अंतरिक्ष मिशनों में किसी भी देश ने कभी भी चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों में अंतरिक्ष यान उतारने का प्रयास नहीं किया था। यह इसकी एक इम्पोर्टेंट बात है। तो भारत ने मतलब कि इसका जो मतलब कि ठीक है, भारत ने ही इसका मतलब कि सही प्रयास किया था। इसने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष अन्वेषण में अग्रणी बना दिया। चंद्रमा की धुरी के कारण दक्षिण ध्रुव पर कुछ क्षेत्र हमेशा अंधेरे में रहते हैं, विशेष रूप से गड्ढे और उनमें पानी होने की संभावना अधिक होती है। चंद्रमा 2 अंतरिक्ष यान के लिए दूसरा डी ऑर्बिटिंग युद्धाभ्यास 4 सितंबर 2019 को ऑनबोर्ड प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करते हुए योजना के अनुसार 0342 बजे IST से सफलतापूर्वक किया गया था। युद्धाभ्यास की अवधि 9 सेकंड थी और 14 अक्टूबर 2019 को चंद्रयान 2 ने चंद्र ब्रह्मंडल में आर्गन 40 की मौजूदगी का पता लगाया। 30 जुलाई 2020 को चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के उत्तर पूर्वी चतुर्थांश पर स्थित साराभाई क्रेटर की तस्वीर ली थी। साराभाई क्रेटर की तस्वीर ली थी इसने। ओके, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है भैया कि भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 1 के उद्देश्य क्या कहते हैं? चंद्रमा की सतह का उच्च रिजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग करना था इसका। ठीक है, और चंद्रमा का 3 आयामी एटलस प्रदान करना था और संपूर्ण चंद्र सतह का मानचित्र करने के लिए रासायनिक और खनिज संबंधी अध्ययन करना था। चंद्रयान 3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का तीसरा चंद्र अन्वेषण मिशन है। ठीक है, इसका क्वेश्चन का हमने पूरा मतलब कि सॉल्यूशन देख लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है गाइस, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए हैं। अब इसका हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर देखेंगे और विद सॉल्यूशन। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर बनाई गई थी? तो ये मतलब किसके ऑप्शन है? योजना आयोग का निवेश मॉडल, मनमोहन योजना, हेरोड डोमर मॉडल या PC
महालनोबिस मॉडल। तो इसका सही आंसर है पीसी महालनोबिस मॉडल। इसके हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। सही उत्तर है पीसी महालनोबिस मॉडल। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना तथा कथित महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। यह भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक और नेहरू के करीबी सहयोगी पीसी महालनोबिस द्वारा भारतीयकृत यूएसआर मॉडल था। इस मॉडल को राज्य निर्देशित निवेश के लिए सांख्यिकीय नींव स्थापित करने के लिए जाना जाता था। मतलब फिर से पढ़ेंगे इसे हम। इस मॉडल को राज्य निर्देशित निवेश के लिए सांख्यिकीय नींव स्थापित करने के लिए जाना जाता है और एक विस्तृत इनपुट आउटपुट मॉडल के माध्यम से लाइसेंस राज के बौद्धिक आधार तैयार किए गए हैं। इस मॉडल ने सुझाव दिया कि भारी उद्योगों पर जोर दिया जाना चाहिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक उच्च विकास पथ पर ले जा सकते हैं। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना और औद्योगिक नीति संकल्प 1956, जिसने सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और लाइसेंस राज का मार्ग प्रशस्त किया, इस मॉडल पर आधारित थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना समाजवादी रूप पर आधारित थी। तेजी से औद्योगिकरण द्वारा राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया, हालांकि केवल 20% का लक्ष्य हासिल किया। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय में केवल 8% की वृद्धि हुई। इस योजना के दौरान विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के विकास में औद्योगिक उत्पादों की घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया। इस योजना अवधि के दौरान उद्योग नीति संकल्प में संशोधन किया गया और विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी सार्वजनिक क्षेत्र पर छोड़ दी गई। निजी क्षेत्र के कमोबेश केवल उपभोक्ता उद्योगों तक ही सीमित था। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें भैया कि हेरोड डोमर जो होता है, हेरोड डोमर मॉडल विकास अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास का कीनेसियन मॉडल है, जिसे 1939 में एफ हेरोड और 1946 में एवेसी डोमर द्वारा विकसित किया गया था। यह मॉडल पूंजी और निवेश की गतिशील प्रकृति का विश्लेषण करके आर्थिक अस्थिरता को समझने पर केंद्रित था। मनमोहन योजना ने 18 एमआरटीपी कंपनियों में से कुछ को छोड़कर सभी उद्योगों में लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया जो संपत्ति की अधिकतम सीमा से मुक्त थे। इसने अधिक स्वायत्तता देकर और प्रबंधन को अधिक पेशेवर बनाकर अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण के लिए आयात बाधाओं को कम किया। मनमोहन योजना की विशेषताएं थीं। 1 जुलाई 1991 को प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले रुपये का अवमूल्यन लगभग 9% हुआ और 4 से 18 जुलाई 1991 तक 4 किस्तों में भारत की गोल्ड होल्डिंग्स को बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखा गया था और इस मार्ग से लगभग $400 मिलियन जुटाए गए थे। भारत का योजना आयोग भारत सरकार का एक संस्थान था। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसका मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजना बनाया था। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 से प्रभावित नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 को योजना आयोग का निवेश मॉडल भी कहा जाता था। इस योजना के 2 मुख्य उद्देश्य थे, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। तो हमने गाइस इस क्वेश्चन का पूरा मतलब कि क्वेश्चन देखा, फिर उसके सॉल्यूशन भी देखे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप जब भी मतलब इस वीडियो को देखें तो गौर से देखें, गौर से आप सुने। हेडफोन लगाकर भी आप सुन सकते हैं। अगर आपको देखने में कोई दिक्कत है तो आप हेडफोन लगाकर भी सुन सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और गाइस इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहें। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। अब इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे और क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और इसका प्रयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार उसके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा या तो सीधे या उनके द्वारा किया जाएगा। फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और उसका प्रयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार उसके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा या तो सीधे या उनके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। अनुच्छेद 124 में ऐसा कहा गया है कि अनुच्छेद 134, अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 154। तो इसका सही राइट आंसर अनुच्छेद 154। अब देखिए इसके सॉल्यूशन हम देखेंगे क्या है, बाकी 3 का भी सॉल्यूशन देखेंगे क्या है। सही उत्तर है अनुच्छेद 154 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 154 राज्य के प्रशासनिक अधिकार को संबोधित करता है। फिर से रिपीट करेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 154 राज्य के प्रशासनिक अधिकार को संबोधित करता है। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल के पास राज्य का कार्यकारी अधिकार होगा और वह इस संविधान के अनुरूप सीधे या उन व्यक्तियों के माध्यम से ऐसे प्राधिकार का प्रयोग करेगा
जो उन्हें रिपोर्ट करते हैं। मसौदा अनुच्छेद 130 अनुच्छेद 154 की चर्चा 30 मई 1949 और 16 अक्टूबर 1949 को हुई। इसने राज्य की सरकार को अपनी कार्यकारी शाखा पर नियंत्रण दिया। फिर से मतलब रिपीट करेंगे इसे हम। मसौदा अनुच्छेद 130 की चर्चा 30 मई 1949 और 16 अक्टूबर 1949 को हुई। इसने राज्य की सरकार को अपनी कार्यकारी शाखा पर नियंत्रण दिया। अनुच्छेद 154 के द्वारा राज्यपाल के पास सीधे राज्य के कार्यकारी प्रमुख के रूप में या उसे जवाब देने वाले प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करने का अधिकार है। फिर से रिपीट करेंगे। अनुच्छेद 154 के द्वारा राज्यपाल के पास सीधे राज्य के कार्यकारी प्रमुख के रूप में या उसे जवाब देने वाले प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करने का अधिकार है। इस अनुच्छेद में कुछ भी नहीं माना जाएगा कि संसद या राज्य विधानमंडल को विधायी कार्रवाई के माध्यम से राज्यपाल के अधीन किसी भी प्राधिकरण के लिए पद स्थापित करने से या वर्तमान में लागू किसी भी कानून द्वारा किसी अन्य प्राधिकरण को दिए गए कर्तव्यों को स्थानांतरित करने से रोका जा रहा है। गाइस थोड़ी मतलब डिस्टर्बेंस होगी, थोड़ा अवॉइड करें क्योंकि मुझे थोड़ा सर्दी है। हमारे यहाँ पर मतलब अभी वर्षा वगैरह हो रही है, इसलिए थोड़ा मैं भीग गया हूँ, सर्दी वगैरह हो, थोड़ा अवॉइड कीजिए गाइस। हम कंटिन्यू करेंगे। राज्यपाल के पास राज्य की कार्यकारी क्षमता में कार्य करने का अधिकार होगा बशर्ते कि वे कानून और संविधान द्वारा ऐसा करते हैं। फिर से रिपीट करेंगे क्या कहा गया है। राज्यपाल के पास राज्य की कार्यकारी क्षमता में कार्य करने का अधिकार होगा बशर्ते कि वे कानून और संविधान द्वारा ऐसा करते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है यहाँ पे कि अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जिसमें भारत का एक मुख्य न्यायाधीश होगा और जब तक संसद कानून द्वारा बड़ी संख्या निर्धारित नहीं करती है तब तक 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं होंगे। ये अनुच्छेद 124 में कहा गया है, ध्यान रखें, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 144 नागरिक और न्यायिक अधिकारियों को उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करने की सलाह देता है। इसमें कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। आपराधिक मामलों में उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के साथ अनुच्छेद 134 अनुच्छेद 134 ए सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र से संबंधित है। फिर से रिपीट करेंगे। अनुच्छेद 134 ए सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र से संबंधित है। तो गाइस हमने इसका सॉल्यूशन भी देखा, क्वेश्चन भी देखा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप इसे मतलब हेडफोन लगा कर भी यूज कर सकते हैं क्योंकि बेहतर है। अगर आप हेडफोन लगा कर यूज करेंगे तो आपको सुविधा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब कि क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में तेलुगु को किस भाषा ने प्रतिस्थापित किया। फिर से क्वेश्चन रिपीट करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में तेलुगु को किस भाषा ने प्रतिस्थापित किया है। तो गाइस मतलब कि किसने किया मतलब कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ पर है मतलब पहला ऑप्शन है गुजराती, दूसरा है मराठी, तीसरी बंगाली और चौथा तमिल। तो इसका सही राइट आंसर है मराठी। ओके, अब इसके हम थोड़ा मतलब कि सॉल्यूशन देख ले रहे हैं। सॉल्यूशन में क्या है, तो सही उत्तर तो मराठी है। भारत की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा मराठी है जिसके 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 8.30 करोड़ वक्ता है। मतलब कि 8.30 करोड़ लोग मराठी को बोलते हैं हमारे यहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, और यह कुल जनसंख्या का 6.86% द्वारा बोली जाती है मराठी। भारत 2011 की जनगणना 2 चरणों में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना और जनसंख्या गणना के 2 चरणों में आयोजित की गई थी। 2011 के दशक के दौरान भारत की जनसंख्या में 181 मिलियन से अधिक की वृद्धि हुई है। मतलब 2001 से 11 के दशक के दौरान भारत की जनसंख्या में 181 मिलियन से अधिक की वृद्धि हुई है। देख सकते हैं कितना बड़ा जंप है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.21 अरब आंकी गई है जो पिछले 10 वर्षों में 181 मिलियन से अधिक की वृद्धि है। भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना 2011 की शुरुआत 1 अप्रैल 2010 को हुई थी जिसमें राष्ट्रपति पहले नागरिक थे जिसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति थे। 2011 की जनगणना का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य।
सी चंद्रमौली 2011 में भारत के जनगणना आयुक्त थे। श्री चंद्रमौली 2011 में भारत के जनगणना आयुक्त थे। भारत की जनगणना 2011 दो चरणों में आयोजित की गई थी। मतलब जो भारत की जनगणना थी वो 2011 में 2 चरणों में आयोजित की गई थी। 2011 मकान सूचीकरण और मकानों की गणना। अप्रैल से सितंबर 2010। जनसंख्या गणना 9 से 28 फरवरी 2011 में की गई थी। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश की जनसंख्या 1210.19 मिलियन है, जिसमें 623.7 मिलियन 51.54% पुरुष और 586.46 मिलियन मतलब कि 48.46% महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसकी जनसंख्या ब्राज़ील की जनसंख्या से भी अधिक है। उत्तर प्रदेश मतलब भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसकी जनसंख्या ब्राज़ील की जनसंख्या से भी अधिक है। देख सकते हैं आप, एक अकेला स्टेट हमारे दूसरे देशों को टक्कर दे रहा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन। बोलने वालों की संख्या के हिसाब से भारत में दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बंगाली है, जिसके 9.72 करोड़ वक्ता हैं। बंगाली भाषी जनसंख्या कुल जनसंख्या का 8.03% है। 2011 की जनगणना के अनुसार गुजराती छठी सबसे बोली जाने वाली भाषा है और इसमें 5.54 करोड़ वक्ता हैं। यह भी अनुमान लगाया गया है कि कुल जनसंख्या का 4.58% इस भाषा को बोलते हैं। यह गुजरात की आधिकारिक भाषा है। इसके अलावा दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली की आधिकारिक भाषा भारत में है। 2011 की जनगणना के अनुसार तमिल भारत में 5वीं सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह 6.90 करोड़ वक्ताओं द्वारा बोली जाती है, जो कुल जनसंख्या का 5.70% है। यह व्यापक रूप से तमिलनाडु, पुडुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में बोली जाती है। गाइस, नंबर 1 पर कौन सी भाषा है कमेंट में आप बता सकते हैं, और कितने करोड़ लोग, कितने मिलियन लोग उसे बोलते हैं, आप ये भी बता सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें मतलब क्वेश्चन क्या है कि गोवा मुक्ति दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। तो गोवा मुक्ति दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है, आप कमेंट में बता सकते हैं। इसका सही आंसर है 19 दिसंबर। ठीक है, अब 19 दिसंबर को तो ये मनाया जाता है, लेकिन जो इसमें डेट दी है 22 दिसंबर, 21 दिसंबर और 20 दिसंबर को क्या होता है ये हम देखेंगे। तो प्रमुख बिंदु हैं इसके। यह दिन उस अवसर का प्रतीक है जब भारतीय सशस्त्र बलों ने 1961 में पुर्तगाली शासन के 450 वर्षों से गोवा को मुक्त कराया था। पुर्तगालियों ने 1510 में भारत के कई हिस्सों को उपनिवेश बनाया, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत में पुर्तगाली उपनिवेश गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली और अंजदीवा द्वीप गोवा का एक हिस्सा है तक सीमित था। 1510 तक। जैसे ही भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, उसने पुर्तगालियों से अपने क्षेत्रों को सौंपने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। पुर्तगालियों के साथ असंख्य असफल वार्ताओं और कूटनीतिक प्रयासों के बाद भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने फैसला किया कि सैन्य हस्तक्षेप ही उनका एकमात्र विकल्प था। वो 18 दिसंबर 1961 को आयोजित 36 घंटे के सैन्य अभियान का कोड नाम ऑपरेशन विजय था, जिसका अर्थ है ऑपरेशन विजय, और इसमें भारतीय नौसेना, वायुसेना और सेना के हमले शामिल थे। तो 18 दिसंबर 1961 को आयोजित 36 घंटे के सैन्य अभियान का कोड नाम ऑपरेशन विजय था, जिसका अर्थ है ऑपरेशन विजय, और इसमें भारतीय नौसेना, वायुसेना और सेना के हमले शामिल थे। कैसे ऐसा है, जो भी आपको मतलब कि इम्पोर्टेंट जो मतलब की चीज़ मिलती है, इम्पोर्टेंट जो लाइन मिलती है, आपको उसे 1 से 2 बार पढ़ना चाहिए, 1 से 2 बार उसे सुनना चाहिए रिपीट करके, तभी वो हमारे ब्रेन के अंदर अच्छे से रहता है। गोवा मुक्ति आंदोलन छोटे पैमाने के विद्रोहों के साथ शुरू हुआ, लेकिन 1940 से 1960 के बीच अपने चरम पर पहुंच गया, और ऐतिहासिक क्षण के दौरान भारतीय सैनिकों ने थोड़े प्रतिरोध के साथ गोवा क्षेत्र को पुनः प्राप्त किया, और जनरल मैनुअल एंटोनियो बासालो ई सिल्वा ने आत्मसमर्पण के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए, और इस क्षेत्र में 451 वर्षों के पुर्तगाली शासन का आधिकारिक रूप से अंत हो गया, और 19 दिसंबर 1961 को भारत द्वारा इस क्षेत्र को वापस ले लिया गया। वो कार्रवाई ने उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष प्रतिक्रियाओं को
उकसाया। हालांकि कई लोगों ने इस कदम की प्रशंसा की और भारत का समर्थन किया। पुर्तगाल सहित अन्य लोगों ने गोवा पर भारतीय सेना के आक्रमण की आलोचना की और अब गोवा मुक्ति दिवस गोवा में आयोजन और उत्सवों की बहुतायत से चिन्हित है। राज्य के 3 अलग अलग स्थानों से एक मशाल जुलूस निकाला जाता है। अंत में सभी आज़ाद मैदान में मिलते हैं। यहीं पर गोवा के अधिग्रहण में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी जाती है। तो गाइस, हमने समझा कि किस प्रकार से गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, जो कि 19 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोविड-19 का इलाज करने वाली पहली स्वदेशी दवा विनकोव-19 को निष्क्रिय SARS-CoV-2 मतलब कि SARS-CoV-2 वायरस के स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन से प्रतिरक्षित से प्राप्त रक्त मतलब कि डैश से प्राप्त रक्त सीरम को संश्लेषित करके विकसित किया गया है। तो किससे किया गया है? घोड़ों से। किससे? घोड़ों से। सूअरों से, खरगोशों से, बंदरों से, घोड़ों से किया गया है। इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। प्रमुख बिंदु क्या है इसके? CSIR सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी CCMB। इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। VINS बायो प्रोडक्ट्स और हैदराबाद विश्वविद्यालय ने दवा विनकोव-19 बनाने के लिए सहयोग किया है। इस दवा को बनाने के लिए SARS-CoV-2 वायरस को निष्क्रिय कर घोड़ों में इंजेक्ट किया जाता है और रक्त सीरम के माध्यम से उत्पन्न होने वाली एंटीबॉडी को संश्लेषित किया जाता है और फिर शुद्ध करके एक दवा में बदल दिया जाता है। इस दवा को फिर कोविड वायरस को बेअसर करने के लिए मनुष्यों में इंजेक्ट किया जाता है। CSIR सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में स्थित एक भारतीय मौलिक जीवन विज्ञान अनुसंधान संस्थान है। यूनेस्को के ग्लोबल मॉलिक्यूलर एंड सेल बायोलॉजी नेटवर्क ने CCMB को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। यह एक अग्रणी अनुसंधान संस्थान है जो आधुनिक जीव विज्ञान के क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली बुनियादी अनुसंधान और प्रशिक्षण आयोजित करता है। साथ ही जीव विज्ञान के अंतः विषय क्षेत्रों में नई तकनीकों के लिए केंद्रीकृत राष्ट्रीय सुविधाओं को बढ़ावा देता है। 1 अप्रैल 1970 को इसे अर्ध स्वायत्त केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था और विनकोव-19 के चरण 2 नैदानिक परीक्षण देश के कई केंद्रों में 200 से अधिक रोगियों पर किए गए और सितंबर में पूरे किए गए। वह इन परीक्षणों में वायरस और इसके ज्ञात म्यूटेशंस के खिलाफ अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ एंटीडोट का परीक्षण में शामिल था। रोगियों के एक समूह को मानक देखभाल SOC के साथ साथ विनकोव-19 दिया गया है और दूसरे समूह को केवल मानक देखभाल दी गई। विनकोव-19 ने चरण 2 के परीक्षणों में एक उत्कृष्ट सुरक्षा प्रोफाइल दिखाई और विनकोव-19 प्रशासित रोगियों की नैदानिक स्थिति में अच्छे और शुरुआती सुधार हुए। विनकोव-19 में कोविड-19 वायरस के खिलाफ इक्वाइन पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी शामिल है और इसमें अत्यधिक शुद्ध AV2 एंटीबॉडी टुकड़े शामिल हैं जिनमें SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ उच्च तटस्थ क्षमता है। चूँकि एंटीबॉडी को बेअसर करने से फेफड़ों की कोशिकाओं में SARS-CoV-2 के आंतरीकरण को रोका जा सकता है। इसलिए यह माना गया था कि यदि रोग के शुरुआती चरणों में उनका उपयोग किया जाता है तो उनके निष्क्रिय प्रशासन को अधिकतम नैदानिक लाभ प्रदान करना चाहिए। UHA के कुलपति विजय राव ने टीम के सदस्यों को विनकोव-19 के लिए दूसरे चरण के परीक्षणों को पूरा करने और शिक्षा जगत को और औद्योगिक सहयोग के लिए उनके प्रयासों के लिए बधाई दी थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करेंगे।
27 जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस संगठन के पुनरुद्धार के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी। फिर से क्वेश्चन रिपीट करेंगे हम। 27 जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस संगठन के पुनरुद्धार के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी। तो इसका पहला ऑप्शन है भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL, एयर इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका सही आंसर है भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL। इसके सॉल्यूशन देखेंगे हम। सही उत्तर भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL है और प्रमुख बिंदु है इसके 27 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य के स्वामित्व वाली दूरसंचार प्रदाता भारत संचार निगम लिमिटेड के पुनर्वास के लिए 1.64 लाख करोड़ के पैकेज को अधिकृत किया। इसे फिर से जीवन में लाने का एक और प्रयास किया। पैकेज में 44,993 करोड़ रुपए के 4G स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन शामिल होगा, जिसमें 43,964 करोड़ रुपए का नकद घटक और 4 वर्षों में फैली 1.2 लाख करोड़ रुपए का गैर नकद घटक शामिल है। महत्वाकांक्षी भारत नेट परियोजना के कार्यान्वयन वाहन भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL को भी BSNL में सम्मिलित किया जाएगा। भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसे BSNL के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मालिक भारत का सरकार की संचार मंत्रालय के भीतर दूरसंचार विभाग है। भारत सरकार ने औपचारिक रूप से 1 अक्टूबर 2000 को इसे शामिल किया। अतिरिक्त जानकारी। एयर इंडिया 18.6% मार्केट शेयर के साथ एयर इंडिया भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानन उद्योग पर हावी है और 4 महाद्वीपों पर 60 से अधिक विदेशी स्थानों पर एयर इंडिया द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। स्टार एलायंस के 27वें सदस्य के रूप में एयरलाइन 11 जुलाई 2014 को शामिल हुई। एयरलाइन की शुरुआत JRD द्वारा की गई और 4 महाद्वीपों पर 60 से अधिक विदेशी स्थानों पर एयर इंडिया द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। और स्टार एलायंस के 27वें सदस्य के रूप में एयरलाइन 11 जुलाई 2014 को शामिल हुई और एयरलाइन की शुरुआत JRD द्वारा की गई। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कॉनकॉर की स्थापना मार्च 1988 में कंपनी अधिनियम के अनुसार की गई थी और इसने भारतीय रेलवे के साथ ICD के पिछले नेटवर्क का नियंत्रण संभालने के बाद नवंबर 1989 में काम करना शुरू किया। और कॉर्नर अपने ग्राहकों को उत्तरदायी, किफ़ायती, प्रभावी और भरोसेमंद रसद समाधान प्रदान करने के लिए समर्पित है। यह अपने ग्राहकों के लिए शीर्ष विकल्प बनने की आकांक्षा रखता है और कॉर्नर में ग्राहकों की संतुष्टि, प्रदर्शन और परिणाम सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं, जो अपने ग्राहकों को उनके पैसे का मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का मालिक है, ONGC का मालिक है, जो एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है। इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है। भारत सरकार ने 14 अगस्त 1956 को ONGC का गठन किया और यह देश में सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला तेल और गैस खोजकर्ता और उत्पादक है और भारत की प्राकृतिक गैस का 84% से अधिक और इसके कच्चे तेल का लगभग 70% उत्पादन करता है, जो देश की कुल खपत का लगभग 57% है। भारत सरकार ने नवंबर 2010 में ONGC को महारत्न का दर्जा दिया था। ठीक है दोस्तों, तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करेंगे। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपन रेस वॉकिंग प्रतियोगिता 2022 में पुरुषों की 35 किलोमीटर रेस वॉक का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए 2 मिनट 40 सेकंड और 16 का समय निकाला? दोस्तों ये 2 घंटे 40 मिनट और 16 सेकंड का समय है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपन रेस वॉकिंग प्रतियोगिता 2022 में पुरुषों की 35 किलोमीटर रेस वॉक का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए 2 घंटे 40 मिनट 16 सेकंड का समय निकाला? तो पहला ऑप्शन है राम बाबू, दूसरा है चंदन सिंह, तीसरा है जुनैद खान और चौथा है आकाशदीप सिंह। इसका सही उत्तर है जुनैद खान।
इसके हम प्रमुख बिंदु देखेंगे। जब उन्होंने नौवीं इंडियन ओपन रेस वॉकिंग प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया तो हरियाणा के जुनैद खान और पंजाब की रमनदीप कौर ने क्रमशः पुरुषों और महिलाओं की 35 किलोमीटर रेस वॉकिंग नेशनल रिकॉर्ड को फिर से बनाया। फिर से इसे रिपीट करेंगे हम। जब उन्होंने नौवीं इंडियन ओपन रेस वॉकिंग प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया तो हरियाणा के जुनैद खान और पंजाब की रमनदीप कौर ने क्रमशः पुरुषों और महिलाओं की 35 किलोमीटर रेस वॉकिंग नेशनल रिकॉर्ड को फिर से बनाया। जुनैद खान, जिन्होंने 2 घंटे 40 मिनट और 16 सेकंड में ऐसा किया, ने पिछला राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। पुरुषों की दौड़ में 20 किलोमीटर के बाद 22 वर्षीय जुनैद खान ने खुद को राम बाबू और चंदन सिंह से अलग कर लिया और राष्ट्रीय रिकॉर्ड को 5 मिनट कम कर दिया। और अतिरिक्त जानकारी। राम बाबू इसी शहर में मंगलवार को राष्ट्रीय खेलों में खेल गतिविधियों के अंतिम दिन उत्तर प्रदेश के एथलीट राम बाबू ने 2 घंटे 36 मिनट और 34 सेकंड के समय के साथ 35 किलोमीटर पैदल चाल का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। और 23 वर्षीय राम बाबू ने हरियाणा के जुनैद खान को आसानी से हरा दिया, जिन्होंने यहां 2 घंटे 40 मिनट 51 सेकंड में समाप्त किया और इस साल रांची में नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में 2 घंटा 40 मिनट 16 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। एक दौड़ में पिछले साल स्थापित किया गया था और इस सप्ताह राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत हुई। चंदन सिंह एक भारतीय रेस वॉकर जो 20 किलोमीटर और 20 किलोमीटर की पैदल दौड़ में भाग लेते हैं का जन्म 8 जून 1987 को हुआ था। अक्षदीप सिंह SAI बेंगलुरु के एक प्रशिक्षु अक्षदीप सिंह ने 2021 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पुरुषों की 20 किलोमीटर की रेस वॉक में स्वर्ण पदक जीता था। श्रीकांती रबा स्टेडियम में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भारी बारिश से एथलेटिक प्रतियोगिता रुकने से पहले पंजाबी विश्वविद्यालय के अक्षदीप सिंह ने पुरुषों की 20 किलोमीटर पैदल चाल में स्वर्ण पदक जीता और केरल की अपर्णा रॉय ने महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। तो इस प्रकार से इसका कुछ सॉल्यूशन रहा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जंप करते